We will start with power. आपको पता है what is power? Power is the rate of doing work at which work is done or energy is transferred या energy is consumed. कैसे दे सकते हैं पावर को आप? तो हम कहेंगे एवरेज पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब आपको पता है वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का यूनिट सेकंड है, पावर का यूनिट जूल पर सेकंड, जिसे ही हम प्यार से वैट कहते हैं। 1 watt is the power when 1 joule of work is done per second. SI unit of power is watt. ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंगली, अगर टाइम ड्यूरेशन छोटा है तो क्या मैं पावर को छोटा सा वर्क इन छोटा सा टाइम कह सकता हूं? तो जरूर कह सकते हो, बट छोटा सा वर्क मतलब क्या होगा? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज फोर्स which is vector into displacement upon dt. But what is dr by dt या dx by dt? It is velocity. So आप पावर को कह सकते हो f dot v. Power is dot product of force and velocity. ठीक है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, देयर इज अनदर यूनिट टिपिकली इन केस ऑफ बाइक, हॉर्स पावर इज यूज्ड। ये हो जाते हैं 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वैट। ठीक है, और एक एनर्जी का यूनिट आपको पता है जहां पर वैट इन्वॉल्व है, 1 किलोवाट आवर। क्या होता है ये? So it is when 1 kilowatt of power is used for 1 hour. देखो, average power equal to work upon time, so work will be power into time. ठीक है, so 1 kWh equal to 1 kilowatt into time. So this is power into time, that is work or energy consumed. ये हो जाएगा 10 to the power 3 and 1 hour is 3600 सेकंड। ठीक है, अब ये बन जाता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। kWh kilowatt hour is unit of energy and not power. It is kilowatt power into hours, which is time. So power into time is energy. ठीक है क्या? इसको ही आप डोमेस्टिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसका एक यूनिट इज एक्चुअली 1 किलोवाट आवर। इट इज 3.6 into 10 to the power 6 joules. क्या सही है? सो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वैट इज यूनिट ऑफ
power and 1 watt equal to 1 joule per second. ठीक है, बस पावर में इतना ही है. आइदर आपको एवरेज पावर बताएंगे विच इज वर्क अपॉन टाइम, आप इसे ही dw by dt कह सकते हो, और ये आ जाएगा वर्क इज f into dx अपॉन dt, dx by dt इज v. तो आइदर इस प्रकार से पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हो या इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो या इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बोथ एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, अगर पावर क्लियर है तो आगे जाते हैं. हो गया क्या लिखना? यस सर. सो देखो, हाँ, द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोलिजन. ठीक है, कोलिजन मतलब क्या, कौन बताएगा मुझे? When two body which are traveling towards each other, yeah, which are traveling towards, which are relatively moving towards each other. So relatively word कहने के बाद not necessarily दोनों भी bodies मूविंग होनी चाहिए. एक बॉडी रेस्ट पर है और दूसरी बॉडी मूविंग है तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है. तो बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी. सो अगर ए बी स्टेशनरी है, ए मूव हो रही है, तो देखो ऐसा होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, तो ए को भी लगेगा बी मेरे पास में आ रहा है, बी को भी लगेगा ए मेरे पास में आ रहा है. So there is relative motion between them. So if two bodies are moving towards each other and if they hit each other, then that process is called as collision. ठीक है, इसे हम collision कहते हैं. collision की क्या खासियत है? यहाँ पर हम ऑल और मेंशन करते हैं, if two traveling bodies क्या कहा, if two traveling bodies, if two bodies having relative motion between them along straight line, then the collision is called as head on collision. आप कैरम खेले होंगे, आपको कैरम में पता है
इस प्रकार से हमारा कैरम रहेगा और ये हमारी गोटियां रहती है। तो देखो आप इसे इस प्रकार से हिट कर सकते हो, इसे आप इस डायरेक्शन में हिट करोगे। तो ये कोलिजन 1 है, ये कोलिजन 2 है। तो देखो कोलिजन 1 में ये दोनों के जो सेंटर्स है, सर आप सेंटर क्यों कह रहे हो, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, हम एज्यूम करते हैं दीज आर ऑल पार्टिकल्स, और अगर इस प्रकार से पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही इनकी मोशन हो रही है, तो देन कोलिजन इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन। दूसरा कौन सा हो सकता है, अब देखो इसका सेंटर यहाँ पर है, ये इस प्रकार से हुआ है और यहाँ पर ये इस प्रकार से हुआ। अब देखो इस केस में जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करने वाली है उसके अलोंग मोशन नहीं हो रही है। इस केस में जो मोशन हो रही है इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। सो इस प्रकार के कोलिजन को कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन। यहाँ पर अगर आपको कैरम याद है तो इथे तुम्ही कट मारता, ठीक है, यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन नहीं करोगे। हेड ऑन कोलिजन किया तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर कट लागून मोशन या प्रकारे पॉकेटकडे होईल। सो यहाँ पर आप चाहोगे कि यहाँ पर कट मारना है और यू विल अवॉइड हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि अगर हेड ऑन कोलिजन होता तो इसकी मोशन इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में होती, पर यहाँ पर पॉकेट नहीं है, पॉकेट तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप हेड ऑन कोलिजन नहीं करोगे। क्या ध्यान में आ रहा है क्या हम क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो ये एक टाइप है हेड ऑन कोलिजन, नॉन हेड ऑन कोलिजन। यहाँ पर वी आर इंटरेस्टेड इन हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। हाँ विठाई बोला। नाही सर, ते चुकून झालं. चुकून झालं, ओके ठीक है। सो यहाँ पर वी आर इंटरेस्टेड इन हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं और दो चीजें समझ लेते हैं। सर 1 मिनिट बॅक साईड दाखवा ना. ठीक है, यस सर हो गया. तो देखो अब हमारे पास क्या है, तो वी हैव
समझ लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। दिस इज बॉडी ऑफ मास m1, दिस इज बॉडी ऑफ मास m2। ये इनिशियली मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v1 इनिशियल, ठीक है। ये है उसकी फाइनल कंडीशन v1 फाइनल, ये है v2 की फाइनल कंडीशन v2 है। यहाँ पर इनिशियली इट वाज रेस, तो मैं कहता हूँ v2 इनिशियल इक्वल टू 0। अब लाइन ऑफ एक्शन जो इनिशियल थी उसके साथ एम m1 ने एंगल बनाया है θ1, m2 ने एंगल बनाया है θ2, ठीक है। अब इस प्रकार के जो कोलिजन्स होंगे, इन कोलिजन्स में एक चीज होने वाली है, कौन सी? हम कह रहे हैं वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m1, दिस इज मास बॉडी ऑफ मास m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 इनिशियल, बॉडी 2 की इनिशियल वेलोसिटी है v2 इनिशियल। जब इनका कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन बॉडी 1 की वेलोसिटी रहेगी v1 फाइनल, बॉडी 2 की वेलोसिटी रहेगी v2 फाइनल। हम कहते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्यों? तो हमने कहा कि बॉडी 1 पर अगर फोर्स एक्ट होता है, फोर्स ऑन 1/2 फॉर टाइम डेल्टा टी, जितने समय कोलिजन हो रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, बिल्कुल सही है। साइमल्टेनियसली अगर बॉडी 2 पर बॉडी 1 के कारण फोर्स एक्ट हो रहा है, जो कि होने ही वाला है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, तो बॉडी 2 का भी मोमेंटम चेंज होगा एंड इट इज गिवन बाय फोर्स ऑन 2/1 इनटू डेल्टा टी। अब जितना समय बॉडी 1 बॉडी 2 के कांटेक्ट में है, उतना ही समय बॉडी 2 भी बॉडी 1 के कांटेक्ट में है, सो डेल्टा टी इज सेम। और थर्ड लॉ कहता है F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल रियलाइज डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0, दैट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, या इसे मैं ऐसा पढ़ता हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हुआ। एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है, वो दूसरे पार्टिकल को अपना मोमेंटम दे सकता है। सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम इज पार्टिकल m1 एंड पार्टिकल m2, इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट हमने कहा ड्यूरिंग द कोलिजन, जब कोलिजन होगा द काइनेटिक एनर्जी मे बी और मे नॉट बी कंजर्व, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है तो उन कोलिजन्स को आप नाम देते हो इलास्टिक कोलिजन, तो उन कोलिजन्स को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है तो हम उनको नाम देते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब इनइलास्टिक में भी कंप्लीटली इनइलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक ऐसी कंडीशन रह सकती है। अब देखो इन कोलिजन्स को इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, इसे कैसे समझना? तो इसे समझने का तरीका बड़ा आसान है। कैसा तरीका है सर? सो कंसीडर ये जो दो बॉडीज है, they are connected by spring. अब this is body m1 of mass m1, this is m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी v1 इनिशियल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी v2 इनिशियल। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा सर? ऑब्वियसली एक दूसरे की तरफ आएंगे, कोलिजन होगा।
ठीक है, तो देखो ये दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ आएंगे, तो इनको अटैच करने वाले स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन होगा। मतलब क्या होगा? सो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगी। ठीक है, सो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों बॉडीज की मिलाकर, m1 के वेलोसिटी के कारण m1 की काइनेटिक एनर्जी रहेगी, m2 के वेलोसिटी के कारण m2 की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकता है? आफ्टर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ऐसा हो सकता है कि ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, ये ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पर कैसा कहना पड़ेगा कि पहले जब ड्यूरिंग कोलिजन इसका कॉम्प्रेशन हुआ था, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी वो उसने रिलीज कर दी। अब स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है क्या? नहीं, उसने अपने में नहीं। स्टोर्ड एनर्जी वापस दे दी। मतलब अब वापस दी तो वो किसके पास जाएगी? वो इन बॉडी के पास ही जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम थी वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अभी है। ड्यूरिंग कोलिजन वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर्ड हुई, बट स्प्रिंग ने अपनी एनर्जी वापस दे दी। सो सच टाइप ऑफ कोलिजन विल बी इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर स्प्रिंग कॉम्प्रेस ही है, दिस इज V1 फाइनल एंड दिस इज V2 फाइनल। अब ये दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे से चिपक कर। अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो हमें कहना पड़ेगा spring is still in compressed condition, that is this is inelastic collision। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पर सिस्टम की कुछ काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड रहेगी। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होने वाली है, टोटल एनर्जी कंजर्व होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं हो रही है। सम काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग। ठीक है, अब अगर ये स्प्रिंग, ये दोनों बॉडीज आर मूविंग टुगेदर, इफ these bodies are moving together, दोनों साथ में जा रही, मतलब स्प्रिंग कॉम्प्रेस का कॉम्प्रेस ही है, देन द कोलिजन इज कॉल्ड एज completely inelastic collision।
ठीक है। सो अगर ये स्प्रिंग ओरिजिनल कंडीशन में आ गया तो आप कहोगे दिस इज कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन, दिस इज कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ टुगेदर मूव हो रही है तो आप इसे कहोगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। दोनों केस में मोमेंटम कंजर्व होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व होगी, इनइलास्टिक में नहीं होगी। सर अब ये स्प्रिंग सही में होता है क्या? नहीं, दिस इज इमेजिनरी स्प्रिंग, बट समझने के लिए ये काफी काम की चीज है। क्या ध्यान में आया क्या? व्हाट इज इलास्टिक, व्हाट इज इनइलास्टिक? हाँ सर। ओके, सो विद दिस वी विल स्टॉप टुडे। इसके वेलोसिटीज के जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।